हम CO2 की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? CO2 कैसे आएगा? कार्बन लोगे और 2 ऑक्सीजन लोगे। ये तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ग्राउंड स्टेट पे, 4 एक्साइड। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब देखो जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन के एक कार्बन लिया, अपन ने कार्बन लिया, कैसे सर बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ। एक ग्राउंड स्टेट पे था, किसमें बेटा? ग्राउंड स्टेट। अपन क्या करेंगे? इसको एक्साइड कराएंगे। एक्साइड स्टेट पे क्या होगा? एक यहाँ पहुंच जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? और ऑक्सीजन का क्या था? ऑक्सीजन का जल्दी बोलो। ऑक्सीजन का था अपना 2 यहाँ, 4 यहाँ। देखो एक और ऑक्सीजन है, ऐसे ही तो है। देखो अब होगा क्या? एक बॉन्ड ये बनाएगा। अब देखो एक एटम के बीच में पहला बॉन्ड बन चुका है, तो ये क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा होगा कि नहीं होगा? अब जो दूसरा बॉन्ड बनाने आएगा वो कैसा होगा? ऑटोमेटिक पाई। ये पाई होगा, ये पाई होगा। तो ये अपन ने क्या बना दिया? एक ऑक्सीजन का एक सिग्मा एक पाई बना दिया कि नहीं बना दिया? अब ऐसे ही ये ऑक्सीजन जो कनेक्ट करने आएगा, ये ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा होगा? ये कौन सा होगा बेटा? सिग्मा। और ये जो बनाएगा ये कौन सा होगा? पाई। ये पाई। तो एक और ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन सिग्मा के साथ, ये पाई के साथ, ऐसे आ जाएगा। 4 ऑक्सीजन को एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अब जैसे अपन इतना लंबा नहीं लिखेंगे। अब जैसे कोई आपसे बोले यार SO3, तो सल्फर के लिए कितनी कोवैलेंसी चाहिए? 6, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लेगा। तो अब देखो सल्फर में कितना होगा? सल्फर अपनी थर्ड एक्साइड, सेकंड एक्साइड, पहले में कितनी आएगी? पहले में 2, ग्राउंड स्टेट पे 2, फर्स्ट एक्साइड स्टेट पे 4, सेकंड पे 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, अब अगर अपन बात करें ऑक्सीजन लाए, तो ऑक्सीजन ने एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बनाया, 2, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? SO3 बन जाएगा। ऐसे ये तो अपन स्ट्रक्चर पहले ही बनाना सीख चुके हैं। SO3 अपन ने बनाया है विदाउट, लेकिन ओवरलैपिंग से ऐसे बनता है कि ये ओवरलैप करेंगे। बना लिए, देख लिया। अब देखना बेटा कि अगर अपन बात करें हम सिग्मा और पाई में कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये आएगा। सिग्मा स्ट्रॉन्गर रहेगा किससे? पाई से। क्यों? सिग्मा साइड वाइज ओवरलैपिंग, नहीं सॉरी, पाई हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई किससे बनेगा? साइड वाइज। सिग्मा किससे बनेगा? हेड ऑन से। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग अच्छी होती। लेकिन कुछ केस होते हैं जिसमें क्या होता है, अपना पाई स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा से। एक आध 2 केस होते हैं, ये होता है। तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखें, तो अब देखो, अब आपको अगर ऐसा है डिफरेंस, तो ये क्या होता है? हेड ऑन से, ये साइड वाइज से, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। तो ये अपन क्या बात कर रहे हैं? इन जनरल। ये तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लो 2 एटम के बीच में सिग्मा बना है, जैसे ए के बीच में सिग्मा बना है, और वही अगर हम बी के बीच में पाई बनवाए, तो पहले सिग्मा आएगा फिर पाई आएगा। मतलब ये कैसे हुआ होगा? बी ऐसे रहा होगा, ये सिग्मा आ गया होगा, और ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हुई होगी, ऐसे ऐसे तो बना होगा ये। तो बताओ, अगर जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड, जैसे दोनों हाथों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्या बन गया बेटा? सिग्मा बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बना।
अभी तो इनके बीच में रोटेशन पॉसिबल है, बीच में आपने बीच से कनेक्ट किया है तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएंगे एटम, ऐसे घूम जाएंगे। जैसे मान लो एक एटम ये एक एटम ये, तो इन दोनों को मैं रिलेटिवली मूव करा सकता हूँ ऐसे ऐसे। वही समझ लो अगर पाई बॉन्ड बना होता तो क्या हो पाएगा रोटेशन? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर वो ऊपर भी कनेक्ट है और नीचे भी कनेक्ट है। देखो ऐसे ऊपर नीचे दोनों कनेक्ट है, क्या मैं मूव करा पाऊंगा? नहीं करा पाऊंगा। तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल होता है और पाई बॉन्ड में रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो देखो इसमें रिलेटिव रोटेशन बिटवीन एटम्स, सिग्मा में क्या होता है, पॉसिबल। और पाई में अगर आप रोटेशन कराओगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग में साइड में ओवरलैपिंग हुई तो आप रोटेट करोगे तो साइड ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या बीच वाली खत्म होगी? नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, इसमें ऐसा एरो बना देंगे, इसका इस एरो का मतलब क्या है, रोटेशन। और इसमें रोटेशन हो पाएगा क्या? नहीं, क्रॉस लगा देते, इसमें पॉसिबल हो पाता है। थर्ड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड ये इन जनरल जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है उस पॉइंट के थ्रू मैं बोल रहा हूं। फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए अपने पास, जैसे पाई बॉन्ड देखो, जैसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी लिखूंगा। अब देखो जैसे सबसे पहले आप ये बताओ बेटा, आपने नेचर में N2 सुना होगा, क्या आप P2 सुना है? नहीं सुना। आपने नेचर में O2 सुना है, क्या H2 सुना है? नहीं सुना। नहीं होता है, नहीं होता है बेटा। C, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाता है, लेकिन SI के बीच में ना डबल बॉन्ड मिलता है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ नहीं होता। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? ड्यू टू लार्ज साइज, बड़ा साइज होने के कारण साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती। देखो देखो यहाँ पे N2 है, अगर हम पहले को लिखें, बात नहीं करो, पहला N2 है तो N2 में कितने बॉन्ड आएंगे? 3 आ गए, एक सिग्मा बाकी पाई। अब इसका साइज छोटा है तो साइड देखो, अब आप सोचो, ऐसे सोचो बेटा, साइज का मतलब क्या है? अगर साइज छोटे छोटे हैं तो ओवरलैप आसानी से कर जाएंगे क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी। अगर फास्फोरस का साइज बड़ा है तो एक एटम यहाँ है एक एटम यहाँ है, तो ये ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा आसानी से? नहीं कर पाएगा। तो अट्रैक्ट, अब ऐसे समझो कि सर इसको अगर मुझे अट्रैक्ट कराना है तो खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे आपने किसी आपको मालूम चला कि आपकी लॉटरी खुली है और आपको जाना है बाड़ी, कितने रुपए की खुली है? 10 रुपए की। किराया कितना लग रहा है? 50 रुपए। लॉटरी लेने जाओगे? नहीं सर, जाएंगे, खुली है। क्यों नहीं जाओगे? नहीं नहीं सर, अरे कोई, अरे यार 10 रुपए मिल रहे हैं, जाना चाहिए। तुम क्या बोलोगे? 50 रुपए। देखो ऐसा समझो कि फास्फोरस, अब आपको तो मालूम है यार, फास्फोरस से बोला है बॉन्ड बना दे भाई। क्यों? बॉन्ड बनाने से तो स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी आती है। जैसे आपने बोला यार ये नियोन वगैरह है, ये नोबल गैस है, नोबल गैस बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे? उनके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, एक्साइट कर जाए। दिक्कत वही है, 10 रुपए के चक्कर में 50 रुपए खर्च हो रहे हैं। हो क्या रहा है उनमें कि नो डाउट वो हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छी बात है, बॉन्ड बना भी लेंगे,
लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन से जो स्टेबिलिटी आएगी वो स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी जितना वो अनस्टेबल हो गया होगा अपने आप को अनपेड करने में, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बना रहे। अगर सुने कि हर जगह लॉटरी खुलेगी तो अपन दौड़ जाएंगे, देखेंगे यार। हाँ, अगर 100 रुपए की खुली होती तो चले जाते, 50 रुपए खर्च करके 50 का फायदा हो रहा होगा। अब दिक्कत ये है कि भाई यहाँ तो उल्टा नेगेटिव हो रहा है। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि आपने देखो, आपने देखा होगा कि जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखा था, बॉन्ड जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, होगी कि नहीं होगी? तो हमेशा ही रिलीज होना चाहिए, हमें एनर्जी देनी क्यों पड़ती है? बहुत सारी रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती, क्यों देनी पड़ती? अब होता क्या है, हमने जो कुछ भी बात की है, हमने बात की है नॉर्मल एटम की, कि भाई अगर से बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करनी पड़ेगी, बॉन्ड बनाने के लिए हमें एटमाइजेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें काम करनी पड़ेंगी, तब जाके हाँ, अगर मुझे हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना बनाया मिल जाए, भगवान बना बनाया दे दो और मैं उसका बॉन्ड बनवाऊंगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर मैं कोई नया बॉन्ड बना रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ यार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्नो क्रेडिट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब कोई मुझे H2 दे दे, तो अब H2 के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको H को फ्री करना पड़ेगा, और फ्री करने के लिए प्रीवियस बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा, और प्रीवियस बॉन्ड क्या बोलेगा, एनर्जी दो मुझे, देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, अब ये अगर हम लोग बात करें तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फास्फोरस, नो डाउट फास्फोरस को आपने जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की फैमिली का था, ऐसे खींच दिया आपने, ऐसे खींच दिया तो इसने पाई तो बना ली, लेकिन क्या है, इनका साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, पाई बॉन्ड क्या बनता है, पीक बनता है। पाई बॉन्ड क्या बनता है, पीक बनता है, और पीक बनता है तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी नाइट्रोजन के पास है। अब ये बताओ, बॉन्ड बनाने गया वो पीक बना, इसकी स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी। तो ये ऐसे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी वीक पाई बॉन्ड, बहुत वीक पाई बॉन्ड बना। वीक पाई बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ये बड़े साइज वाले क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड के। अब बताओ थर्ड नहीं बना पा रहा है तो क्या फोर्थ से उम्मीद करते हो? फोर्थ तो और एकदम खतरनाक वाला है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। बेटा नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड में आ गया, फास्फोरस नहीं आ पा रहा है, तो क्या आर्सेनिक आ पाएगा? इससे तो और उम्मीद खत्म हो जाएंगी। जब ये इससे छुटका वाला नहीं आ पा रहा है तो उससे बड़ा और नीचे वाले क्या आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो कभी भी जो नीचे वाले होते हैं वो पाई बॉन्ड खुद के साथ नहीं बनाते हैं। आपको ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड मिल जाएगा, आपको सल्फर को बहुत कम मिलेगा ही नहीं। कार्बन का सिंगल मिल जाएगा, कार्बन का डबल मिल जाएगा, कार्बन का ट्रिपल मिल जाएगा, लेकिन SI का सिंगल मिलेगा, डबल ट्रिपल नहीं मिलेगा, ड्यू टू लार्ज साइज होने के कारण की ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। अब सर क्या ये जिंदा नहीं रहेगा, क्या फास्फोरस मिलना नहीं चाहिए? मिलता है। फास्फोरस फिर किस फॉर्म में मिलता है? फास्फोरस P2 के फॉर्म में नहीं मिलता, फास्फोरस फिर किस फॉर्म में मिलता है? P4। सर ये तो और गजब हो गया, दो ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे, चार कैसे कनेक्ट कर दिए? क्या P4? अब P4 में देखो, P4 एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी सिग्मा होते हैं, सभी सिग्मा कैसे होते हैं? सभी सिग्मा। तो ये सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, स्टेबल है मिलेगा, ये क्या है, अनस्टेबल, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फास्फोरस एटम। पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक हो गया, अनइफेक्टिव बोल देते हैं। इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना, और अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब वीक बॉन्ड बनना। अब यार फास्फोरस ऐसा नहीं, फास्फोरस को जिंदा तो रहना है भाई, कैसे नहीं कैसे सर्वाइव करेगा, P2 के फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा? अब उसने जुगाड़ निकाली। अब उसने जुगाड़ क्या निकाली, हम दुनिया को दिखाएंगे कैसे जिंदा रहते हैं। तो ठीक है, दो नहीं थे तो हम 4 लोग। अब लोग हंस रहे हैं कि भाई दो तो रह नहीं पा रहे, 4 साल लेके घूम रहे बैठो। तो P4 ने क्या बोला कि भाई मुझे मालूम है कि भाई मेरा पाई बॉन्ड वीक बनता है तो मैं पाई नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा? सिग्मा। अब सिग्मा उसने कैसे बनाया, देखो ट्रायंगल बनाओ, 1 2 3, समझ में आ गया? ऐसे कनेक्ट कर दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी फास्फोरस है, जितना ये है उतना ही सभी कितने हो गए? 60 के। अच्छा ये बताओ, इस फास्फोरस के कितने बॉन्ड हो गए? 2। अब कितना बचा? एक फास्फोरस बचा और एक बॉन्ड बचा। अब बताओ, ऐसे सोचो, एक फास्फोरस बाहर निकला हुआ है, आपने प्रिज्म देखा है?
प्रिज्म कैसा होता है? 1 2 3 ऐसे बना देता हूं, 1 2 3, और ऐसे बनता है प्रिज्म। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ये ऊपर ऐसे, अब सोचो कि फास्फोरस एक ऊपर है, वो इससे कनेक्ट है, वो इससे कनेक्ट है, वो इससे कनेक्ट है, तो कितने फास्फोरस हो गए? 4। और हर एक ने क्या बॉन्ड बना के रखा हुआ? सिग्मा या पाई? सिग्मा, सब ने सिग्मा। तो नया तरीका ढूंढ लिया इसने, देखो ऐसे ये ट्रायंगल बन गया। 1 2 3, देखो सबने सिग्मा बना के रखा हो, देखो ये भी सिग्मा है बेटा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये बन गया क्या बेटा? P4। और सभी के बॉन्ड एंगल कितने हैं? 60 है कि नहीं है? तो P4 का स्ट्रक्चर बना लो यहां पे। P4 कैसा? एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, तो एक ट्रायंगल बना लिया बेस पे, और एक ऊपर, एक ऊपर। टेंट देखा है? टेंट, पिकनिक का टेंट लगाते हैं ऐसे 3, बस ऐसे। ये ऊपर वाला वो हो गया तंबू ना, ऐसे बोलते हैं। ये एक फास्फोरस यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे बन जाएगा। अब सभी यार देख के खतरनाक हो गया यार फास्फोरस। तो फास्फोरस ने क्या बोला? चैलेंज नहीं करना है, तुम 2 बोलोगे, हम 4 लेके घूमेंगे एटम। कितने हो गए? 4। कितने हो गए बेटा? 4। अच्छा ही बताओ, चलो पहले बना लो। अब अपन ऐसी नॉर्मल चीजें, अब इसको घूरो और ये बताओ कितने बॉन्ड बनाए इसमें? कितने बॉन्ड बनाए? 3। ये तो अंधा बता देगा यार, 3 तो यही दिख रहे हैं मुझे। कितने सर? एक फास्फोरस 3 बनाता है, 4 फास्फोरस से 12 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? अरे काउंट कर लो ना यार, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा? ये 6 है। ये नहीं तो बहुत सारे तो सर ये सिग्मा है इसलिए 6। ऐसे सिग्मा को ऐसे बना देंगे 6, ऐसे लिख लो। नहीं तो बहुत सारे तो क्रिएटिव हो जाएंगे, सर सिग्मा है तो 6 है, जहां सिग्मा मतलब 6, वो नहीं है इसका मतलब। कितने बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6। इसलिए बताओ, तो बॉन्ड एंगल अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखा है, बता सकते हो बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड, बॉन्ड जैसे ये है, ये 2 बॉन्ड है, कितना एंगल? कितना? 60 30, समझ में? ये कितना? 90। अब बताओ बॉन्ड एंगल कितना है? 60 का। नंबर ऑफ 60 बॉन्ड एंगल, कितने 60 के बॉन्ड एंगल है? अच्छा बताओ, आप जब प्रिज्म बनाते हो तो कितनी फेस यूज कर रहे हो ट्रायंगल की? देखो आपने एक प्रिज्म बनाया, एक फेस ऐसी, एक फेस ऐसी, एक फेस ऐसी, और एक फेस नीचे, 4 फेस आई, और हर एक फेस कितने 60 लेके चल रहा है? 3। अरे यार देखो, अगर आप ये लोगे तो 3 1 2 3, आप ये फेस लोगे तो 1 2 3, नीचे लोगे तो 1 2 3, ये लोगे तो कितना होगा? हर एक फेस 3 60 लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब ऐसी कितनी? एक फेस ये हो गई, एक फेस ऊपर जाएगी, उसके 3 आएंगे, एक फेस ऐसी आएगी, उसके 3 आएंगे, एक फेस ऐसी आएगी, उसके 3 आएंगे, टोटल कितने हो रहे हैं? 12। कितने आ गए? 12 आ गए कि नहीं आ गए? और नंबर ऑफ फेस कितनी हो जाएंगी? 3 4 फेस आएंगी इस पे, ट्रायंगुलर फेस आएंगी। कैसी आएंगी? ट्रायंगुलर फेस कितनी आएंगी? 4। अच्छा तो ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? प्लेनर मतलब क्या होता है? एकदम एक सपाट प्लेन पे आ जाए। अभी तो प्लेनर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये 1 2 3 ही एक प्लेन पे आ रहे हैं, और ये जो ऊपर निकल रहा है ना, वो तो प्लेन में ही नहीं है। तो प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। क्या लिखोगे? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ये लिखा। चलो एक और, नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं? लॉन पेयर बता दो, मजा आ जाएगा। लॉन पेयर बता दो इसमें कितने? अब P4 से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपन बता दें। P4 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, सिग्मा 6, बॉन्ड एंगल 60, कितने? 12, कितनी फेस? 4, कौन सी? ट्रायंगुलर। प्लेन, नंबर ऑफ लोन पेयर
ये बताओ फास्फोरस के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 3 काम पे लग गए, बॉन्ड बनाया, तो 2 बेले पड़े हुए हैं, कोई काम के नहीं, लॉन पेयर। तो कोई काम में नहीं जा रहे, वो लॉन पेयर में आएंगे। देखो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन के 2 ही काम होते हैं, चुपचाप बैठे रहो या बॉन्ड बना दो। जिनने बॉन्ड बना लिया वो बॉन्ड में काउंट होगा, जो बचे हुए हैं वो लॉन पेयर। लॉन पेयर तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 5 में से 3 बॉन्डिंग में कितने बचे? 2। 2 बोले तो 1 पेयर, 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ, कितने आ जाएंगे? 4। पर एटम, पर एटम 1, पर एटम 1, टोटल 4। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है। देखो लैंग्वेज में ही पूरा क्वेश्चन निपटता है। तो क्या बोला, फास्फोरस को अपन ने चैलेंज किया कि भाई तुम पाई नहीं बना सकते, तो बोला हम सिग्मा में ही कमाल कर देंगे, 4। हाइड्रोजन से बोला क्या तुम 2 एटम लेके घूम रहे, हम 4 आ गए। कितने आ गए? 4 आ गए। अब नाइट्रोजन से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं N4 में आ रहे हो? अब ये भी तो डाउट हो सकता है कि नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन N2 में है, फास्फोरस P2 में नहीं है, फास्फोरस P4 में है, नाइट्रोजन N4 में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसलिए नहीं है, देखो दिक्कत क्या है, ये वैसे पूछते नहीं है, फिर भी अपन बता रहे हैं, आप पढ़ोगे तो लगेगा कि यार सर फास्फोरस से 4 एटम कनेक्ट कर दिए। देखो आप नाइट्रोजन को अगर बनाओगे, नाइट्रोजन कैसा है? छोटू सा एटम, छोटा सा। अब छोटे से एटम इतने पास पास रहेंगे, ऐसे रहेंगे नहीं रहेंगे, और इनके पास लॉन पेयर भी है। तो होता क्या है, ये छोटे एटम पास पास में रहते हैं, तो इनमें क्या होता है, खुद ही के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है भाई, चाहे बॉन्डेड हो चाहे लॉन पेयर हो, रिपल्सन लगाएंगे आपस में। अब देखो इतना छोटा सा एटम, एकदम चुन्नुक सा एटम है, उसमें से 3-3 बॉन्ड, एकदम बॉन्ड पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप इसमें देखो बॉन्ड ही बॉन्ड बने हुए, एक दूसरे को रिपल्सन लगाएंगे, बोलेंगे यार ऐसी जिंदगी क्या जीना, आराम से N2 अच्छा है। P4 में क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटे होने के कारण देखो 3 बॉन्ड लिए, 3 बॉन्ड लिए, 3 बॉन्ड लिए, 3 बॉन्ड। अब P4 में क्या है? अच्छी खासी डिस्टेंस है, क्योंकि साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो उसके लिए कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल P4 में नहीं है। चलो आगे समझे। अब यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन वाले पे, लिख लिया है P4 बना लिया। तो P4 के आज के बाद अपन P4 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये पॉइंट अपन को मालूम होना चाहिए, तो इसलिए अपन मेहनत कर रहे हैं। अब P4 के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अपन को मालूम चाहिए नॉन प्लेनर होता है, 4 लॉन पेयर होते हैं, 6 बॉन्ड होते हैं, 12 एंगल होते हैं, 60 का एंगल होता है, 4 फेस आते हैं ट्रायंगल के। चलो अब O2 पे आते हैं। O2 पे आए तो भाई O2 ने सिंपल बता दिया कैसा है, डबल बॉन्ड O, पहले ये लिख लो। अब O2 की बात करेंगे। अब सल्फर को मालूम चला यार, फास्फोरस ने 4 बना दी, 4 एटम लेके घूम रहा है। तो सल्फर ने बोला तुम 4 तो हम 8। अब 4 बॉन्ड लेके घूम रहे हैं, 4 एटम लेके, तो हम कितने? 8। जैसे इतना तो समझ में आ रहा है, पाई तो नहीं होगा। क्यों? पाई नहीं बन पा रहा था, इसलिए तो वो 8 में गया, और फिर वो पाई बनाएगा तो फिर बदनाम नहीं हो जाएगा। जिस काम के लिए मना किया गया है वही काम करेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब O2 कैसे मिलेगा बेटा? डबल बॉन्ड O, तो 2 लॉन पेयर आएंगे। देखो लॉन पेयर निकालने की सबसे अच्छी टेक्निक, किसी भी एटम का लॉन पेयर निकालना है, मन में याद कर लो वैलेंसी। वैलेंसी ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 में से 2 कहां गए? जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड में गए। 2 बॉन्ड, ये बताओ 6 में से 2 कहां चले गए? बॉन्डिंग में। कितने बचे? 4। तो 1 2 1 लॉन पेयर, 1 2 1 लॉन पेयर। आया नहीं है? 2 लॉन पेयर यहाँ, 2 लॉन पेयर यहाँ। तो हमें लॉन पेयर निकालने की सबसे आसान तरीका, मान लो अगर ऐसे हो जाए तो, इससे प्लस आ जाए तो, अच्छी बताओ। जैसे मैं आपसे बोलूं यार ये बताओ सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 11, और Na प्लस कर दूं तो कितने बोलोगे? 10। Na माइनस कर दूं तो 12। तो ये तो कॉमन सेंस अपना डे 1 क्लास से अपन इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीखे थे। अब बताओ ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में? 6, प्लस आना मतलब 5। कितने बचे? 5।
अगर प्लस आ रहा है गायब कर दो, माइनस आ रहा है ऐड कर दो। जैसे मान लो कोई ऐसा होता O माइनस, तो आप कितने बोलोगे? 6 अगर नॉर्मल कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर न्यूट्रल होता है तो जितना भगवान ने दिया है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेगेटिव आ रहा है तो ऐड हो गया। समझ में आया? अब जैसे ये है, अब आप मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। 5 में से कितने काम पे लगे हुए? 3। 1 2 3। बेले कितने पड़े हुए? 2। 5 में से 3 2 बच रहे कि नहीं बच रहे? तो एक लॉन पेयर। देखो लॉन पेयर निकालना सीख गए। लॉन पेयर कैसे निकालोगे? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आफ्टर एडिशन और रिमूवल। एडिशन मतलब नेगेटिव चार्ज, रिमूवल मतलब पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अब बताओ इसमें कितने लॉन पेयर आएंगे? ओ नेगेटिव पे, ओ नेगेटिव पे। तो आप बताओ ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके चलता है? जल्दी बोलो। 6 और 1 नेगेटिव 7। 7 में से 1 बॉन्डिंग में, कितने बचे? 6। 6 बोले तो 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर। आया कि नहीं आया? अब बताओ कार्बन पे नेगेटिव है, कितना लॉन पेयर आएगा? 3 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, कितना लॉन पेयर आएगा? लॉन पेयर। तो नॉर्मल कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेके चलता है? 4 और 1 नेगेटिव आ गया 5। 5 में से कितने बॉन्ड? 1 2 3। कितने बचे? 2। 2 बोले तो 1 लॉन, 1 लॉन पेयर आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा इससे बताना नाइट्रोजन है, बस ये देखो इस फॉर्मूले होते हैं, अपन को फॉर्मूले थोड़ा याद करेंगे, कॉमन सेंस सीखेंगे। बताओ अब बताओ नाइट्रोजन में कितने लॉन पेयर? 0। कैसे? नाइट्रोजन कितने लेके चलता था? 5 प्लस आ गया तो 4। 4 में से कितने बॉन्ड में गए? 4। 1 2 3 4। बचा क्या? कुछ नहीं, लॉन पेयर 0। लॉन पेयर 0। 0 आ गया कि नहीं आ गया? सीख गए ना? चलो तो अपन लॉन पेयर निकालना सीख गए सबके। अच्छा बताओ ऐसा है, क्लोरीन पे कितने लॉन, फास्फोरस पे कितने लॉन पेयर? फास्फोरस पे कितने लॉन पेयर? कितने लॉन पेयर फास्फोरस पे? जल्दी बोलो। फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये है नाइट्रोजन फैमिली का 5 और 1 नेगेटिव आ गया तो 6। 6 में से देखो कितने बच रहे हैं? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6। 6 में से 6 नहीं बढ़ेगा, 0 लॉन पेयर 0। समझ गए? ऐसे निकाल। चलो अब आते हैं अपन एसिड पे। अब एसिड पे कमाल देखते हैं। तो H2 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होगा, फॉर्मेशन ऑफ वीक पाई बॉन्ड। वीक पाई बॉन्ड होने के कारण नहीं मिलेगा। तो अब ये नेचर में कैसे मिलता है बेटा? अब इसने नया तरीका देखा, क्या? S8 ऑक्टा सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टा सल्फर। कैसे कैसे बनेगा ये बनता है ऐसे। क्राउन, क्राउन सुना है? क्राउन ऐसे। अरे बर्थडे पे गर्ल्स पहनती है ना क्राउन, देखो ऐसे होता है, ऐसे 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 जाता है, देखा है ऐसे? अरे ऐसे पेन दिखाओ, देखो ऐसे बनता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बनता है। आप क्राउन को देखना, क्राउन में देखो जितने ऐसे बनते, देखो क्राउन आप बनाओगे, देखो ऐसे बनाया आपने, जिग जैक ऐसे, एंड ऊपर नीचे, तो पूरा ये क्या करता है? पूरा सर्कल बना देता है। तो कितने होंगे? 1 2 3 4। 4 अप 4 डाउन, ऐसे ऐसे बनेगा। देखो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, 4 4 ऊपर 4 नीचे, क्राउन बनता है। तो क्या बोलते हैं? क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन स्ट्रक्चर। अभी बताओ क्राउन स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग बात करें तो क्राउन स्ट्रक्चर है। ये बताओ क्राउन एक प्लेन में लाई करता है कि ऊपर नीचे होते हैं? ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। सिग्मा बॉन्ड कितने? जल्दी बोलो।
सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, लोन पेयर काउंट करो, कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। अरे नहीं, सिग्मा बॉन्ड 8 है। लोन पेयर कितने आ रहे हैं? ये तो सल्फर के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 बॉन्ड में गए 4, तो हर एक के पास 2 आएंगे, 8 के 16 आ गए। लिख लो जल्दी। नॉन प्लेनर होता है क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन रिंग या फिर क्राउन रिंग स्ट्रक्चर। नॉन प्लेनर सिग्मा 8 पाई 0, पाई 0, पाई नहीं आता इसमें। पाई क्यों नहीं आता है? बीक होता है, बीक बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड क्या बनाता है बेटा? बीक बॉन्ड बनाता है। आ गया? देखो अब ये बोला गया है कि भाई अगर आपको पाई बॉन्ड बनवाना है तो पाई बॉन्ड थर्ड पीरियड वाले नहीं बनाते। पाई बॉन्ड के लिए देखो आप आपका जो ऑक्सीजन है वो पाई, अभी 1 सेकेंड और, क्या O8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? O8 में फिर वही दिक्कत है, इतना छोटा एटम और इतना भरा भरा पड़ा हुआ है, आपस में ही ये निपट जाएंगे। तो ये रिपल्सन इनमें क्या होगा? अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्सन। इनमें क्या लगता है? रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से एसिड नहीं बोलेगा यार कौन इतना सारे 8 को लेके घूमे, 2 में ही स्टेबल है। वन ज्यादा एटम लेके रखोगे तो रिपल्सन आएगा, रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये O8 में मिलता है और ये कहां मिलता है? एसिड में। एसिड एसिड कैसा है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। एक P4 हो गया, एक एसिड हो गया। चलो बना दे जल्दी। अभी ऊपर वो छोड़ा था ना, वो लिखेंगे उसमें। अब थर्ड है, थर्ड बहुत फेमस क्वेश्चन है। CO2 एंड SiO2 स्ट्रक्चर ऑफ, ध्यान सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड SiO2। CO2 एंड SiO2। CO2 कैसे बनता है जल्दी बोलो? ऐसे ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? SiO2 को सिलिका बोलते हैं, पत्थर होता है ना, उसी को SiO2 बोलते हैं। SiO2 क्या होता है? गैस होता है कि सॉलिड? ओबीएस है भाई, सॉलिड होता है कि नहीं होता है? ये तो ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन SiO2 आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं बनता, ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ SI का लार्ज साइज होने के बाद ये ऑक्सीजन से भी ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है। वैसे इन जनरल क्या होता है? पाई बॉन्ड अगर आप बना रहे हो 2 एटम के बीच में, A और B के बीच में अगर पाई बॉन्ड बना रहे हो तो इनमें से एक एटम छोटा होना चाहिए। छोटा बोले तो एटलीस्ट 1 एटम मस्ट बी बिलोंग टू सेकंड पीरियड। छोटा बोले तो सेकंड पीरियड। अगर इनमें से एक भी सेकंड पीरियड का हो जाएगा तो पाई बॉन्ड बन जाता है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा, लेकिन फास्फोरस ऑक्सीजन का मिल जाएगा। बनाए हैं अपन इतने सारे एसिड। सल्फर का नहीं मिलेगा, सल्फर ऑक्सीजन का मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? फास्फोरस आर्सेनिक नहीं बनाएगा, आर्सेनिक फास्फोरस का डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, आर्सेनिक ऑक्सीजन का बन जाएगा। तो अपने पास क्या होना चाहिए? वहां पे देखो एटलीस्ट 1 एटम मस्ट बी सेकंड पीरियड। जो अपने डैश डैश लिखा था ना उसमें लिख लो, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन लिखा था ना डैश डैश करके। एटलीस्ट 1 एटम मस्ट बी बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। एटलीस्ट 1 एटम must be second period must be belongs to second period। सेकेंड पीरियड से एक एटम होना चाहिए, तभी अपना पाई बॉन्ड बनने के चांस आते हैं। अदरवाइज सेकंड पीरियड वाले आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, थर्ड वाले नहीं बना पाएंगे, फोर्थ वाले नहीं बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाता। क्यों? अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। साइज बढ़ने के कारण क्या होता है? बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, बॉन्ड अच्छा नहीं बनता। तो अपने पास एटलीस्ट एक एटम कहां का होना चाहिए? सेकंड पीरियड का होना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन SI फुलफिल नहीं करता है। अब S देखो, अब आप सोचो
कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये तो इन सब में साइज किसका बड़ा है? देखो ऑक्सीजन के साथ ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा, ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका डबल बॉन्ड वीक हो जाता है। क्यों? सबसे बड़ा साइज किसका है? एसआई का। लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कम होता है। सबसे बड़ा साइज एसआई है ड्यू टू वेरी लार्ज साइज। ये बना ले रहा है, ये बना ले रहा है, ये वही बना ले रहा है, ये नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाने पे इसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो लार्ज साइज होने के कारण क्या होता है? ये जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एसआई। पाई बॉन्ड वीक होता है तो क्या ये मिलेगा? नहीं। और इसे जिंदा तो रहना है तो क्या करेगा? ये भी फिर अपनी जुगाड़ लगाता है। अब इस देखो अब होता क्या है। अच्छा बताओ फास्फोरस और ऑक्सीजन से हमें क्या सीखने को मिला? फास्फोरस और सल्फर से तो सिग्मा नहीं बना तो पाई बना दो। सॉरी पाई नहीं बन रहा है तो सिग्मा बना दो। देखो सिग्मा बना है यहाँ पे। P2 में क्या दिक्कत आ रही थी? अरे यार कोई बात नहीं, हम ऐसी जुगाड़ करेंगे, 2 पाई की जगह 2 सिग्मा आ जाएंगे। एसिड में क्या दिक्कत हो रही थी? हम पाई की जगह क्या कर लेंगे? सिग्मा। देखो सिग्मा बना दिए। तो ऐसी अब इसने क्या किया? SiO2 ने बात की। जब भी आप SiO2 ऐसा लिखा जाएगा तो हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। हम कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? तो पहले तो क्या होगा? लार्ज साइज होने के कारण सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। वीक होता है तो क्या बनेगा? ये कैसे बनेगा? देखो अब इसने ऐसी जुगाड़ की। कोई बात नहीं, SiO कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। 1 2 3 4। बीच में ऑक्सीजन को लाया ऐसा ही। देखो देखना मजा आ जाएगा देख के। ऐसे मतलब क्रिएटिव सिलिकॉन, क्रिएटिव है उसमें सारे बॉन्ड तो हम बना के रहेंगे। देखो आ गए। देखो देखो आ गया, बन गया। ये याद रखना है, ऐसे क्रिएटिव नहीं बनना है, याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब मालूम है क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर यूनिट ऑफ SiO2। तो हम लोग क्या करेंगे? जिसको नहीं पता वो बोल देगा 2। वो क्या करेगा? जैसा CO2 वैसे उसका भाई SiO2। तो इसमें आप कितने सिग्मा बोलोगे? 2। लेकिन रियलिटी में कितने हैं? 4। पर एक SI कितने सिग्मा बना रहा है? 4। आंसर 4 माना जाएगा। एक SI आपसे पूछ जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाउंड बाय SI इन SiO2। तो क्या बोलोगे? देखो इन सब का आप एवरेज लोगे ना, एवरेज लोगे तो इसको मालूम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोवलेंट लेटिस। देखो इन जनरल लेटिस कौन बनाता है? आयोनिक। ध्यान सुनो, को जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो 1 या 2 मॉलिक्यूल बना के खत्म हो जाते हैं। जैसे पानी है, पानी H2O ऐसा रहेगा, बस खत्म हो गया। दूसरा H2O ऐसा रहेगा। तो अब NaCl में क्या होगा? Na+Cl-, फिर Na+Cl-। तो इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन ऐसे लगते रहते हैं। तो आयनिक लेटिस लंबी चलती है, कोवलेंट लेटिस 1-2 मॉलिक्यूल पे खत्म हो। जैसे H2O तो 3 मॉलिक्यूल की लेटिस है, P4 4 मॉलिक्यूल की हो गई, एसिड 8 की हो गई। लेकिन ये कैसा हो गया? पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट लेटिस। क्या बोलते हैं? लेटिस मतलब होते हैं सीट, सीट बोलते हैं लेटिस। एकदम जो सीट जो अपना स्ट्रक्चर आया पूरा कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है तो क्या बोलेंगे? कोवलेंट। अगर मान लो मेरे पास 100 एटम है और 100 के 100 एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हो तो क्या कहलाएगा? कोवलेंट लेटिस। अगर वो आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट है तो आयनिक लेटिस। जैसे NaCl लिया, Na के 100 एटम और Cl के 100, तो एक Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, तो किससे कनेक्ट हो गए? वो आयनिक बॉन्ड से। तो क्या बोलोगे? आयनिक लेटिस। इसको क्या बोलोगे आप? कोवलेंट लेटिस। क्योंकि पूरी के पूरे ऑल एटम आर इंटरकनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे? कोवलेंट। इफ एटम इज कनेक्टेड बाय आयनिक बॉन्ड तो क्या बोलेंगे उसे? आयनिक लेटिस। क्या बोलोगे? आयनिक लेटिस। अगर आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट है, देखो चीजें अपन को समझनी पड़ेंगी तभी अपन थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। अभी ये सिर पकड़ के नहीं, ये लेटिस आ गया, कोवलेंट आ गया, आयनिक आ गया।
तो ये अपन को थोड़ी केमिस्ट्री फील करनी होती है, कनेक्ट करनी होती है। लेटेस्ट मतलब सीट स्ट्रक्चर मान लो, अगर सभी एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हैं तो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट लेटिस। आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट है तो आयनिक लेटिस। तो क्या CO2 लेटिस है? CO2 नहीं है लेटिस, क्योंकि एक CO2 दूसरे CO2 से क्या कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है? नहीं है। ये नॉर्मल वंडरवॉल फोर्स से कनेक्ट है। क्या एक CO2 दूसरे CO2 से कनेक्ट है? नहीं है। तो क्या इसके अंदर कोवेलेंट लेटिस है? नहीं है। SiO2 में पूरे Si सिलिकॉन और ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते, क्या कहलाएगा? SiO। तो क्वेश्चन क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CO2 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड SiO2 4, पाई बॉन्ड 0, पाई बॉन्ड 0, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो जल्दी लिख लिया। तो रूम टेम्परेचर पे ध्यान सुनना बेटा, ये लिखा है वीक बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Si। चलो अब यहां ध्यान दो, ये लिख लिया अपन ने बेटा। और अब एक चीज और लिख लो कि ये क्या होता है, ये जो लेटिस होती है कैसी होती है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्या होती है आगे चल के अपन बात करेंगे, बस नॉन प्लेनर लिख लो। क्या होती है? नॉन प्लेनर। CO2 क्या होता है? गैस। SiO2 क्या होता है? सॉलिड। अब कौन क्या होता है? जैसे पानी है, पानी लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। तो आपने बोल दिया पानी लिक्विड, तो गलत हो गया? नहीं गलत है। अगर कोई भी चीज बिना टेम्परेचर की बोली जाए तो अपन क्या मान के चलते हैं? जिसमें आदमी जिंदा है। आदमी जिंदा कब है? रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर की बात चल रही है। अब आपसे बोल दिया जाए यार ये पेन क्या है, आपने बोल दिया लिक्विड, किसी ने आग में डाल दिया। आपने बोल दिया अभी क्या है? सॉलिड, किसी ने आग में डाल दिया, लिक्विड हो गया, तो आपकी बात गलत हो जाएगी। तो आपने क्या बोला? सर आपने टेम्परेचर नहीं बोला था, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया गैस को अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पे जाए तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब आप बोले सर अमोनिया तो गैस होती है, तो कोई बोलेगा नहीं यार लिक्विड भी होती है। तो अगर कोई टेम्परेचर नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रूम टेम्परेचर। उस पर बहस नहीं करनी है। अरे आपने बोला पानी क्या है? लिक्विड, आपने गर्म कर दिया, वेपर बन गया, ये तो वेपर है। वो वेपर कब है? 100 डिग्री पे या 100 से ज्यादा पे। अगर आपसे बोला जाए कि वाटर की स्टेट या पानी की स्टेट क्या है, तो अपन लिक्विड ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया। अगर टेम्परेचर मेंशन कर दिया, बोलते पानी की स्टेट क्या है? -10 पे, तो आप सॉलिड बोल दोगे। 20 डिग्री पे क्या है? लिक्विड। 110 पे क्या है? वेपर। तो अगर टेम्परेचर बोला जाएगा तो हम स्टेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुछ नहीं बोला जाएगा, टेम्परेचर पे कमेंट नहीं किया गया, तो क्या बोला जाएगा? रूम टेम्परेचर। अब आपसे बोल दिया कि भाई CO2 क्या है? अब CO2 तो भाई अगर मैं टेम्परेचर बहुत डाउन कर दूं तो CO2 आपकी ड्राई आइस सॉलिड भी हो जाता है। लेकिन अपन गैस ही बोलते हैं। गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो गैस है। तो इन जनरल रूम टेम्परेचर पे जिसकी जो स्टेट होती है वही स्टेट अपन लेके चलते हैं। फिर तो अपन किसी को चीज टेम्परेचर से हम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस इंटर कन्वर्टेबल होते हैं टेम्परेचर चेंज करने पे। अब रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? गैस, और ये क्या होता है? सॉलिड। अब ऐसा नहीं है कि इसका मन नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपए का इनाम खुला है तो आप नहीं जाना चाहोगे, लेकिन क्या है? पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। अब आप मेरे पास आए, सर मुझे बहुत तेज मन कर रहा है प्राइज लेने का, तो मैं 100 रुपए निकाल के आपको दे दूंगा। आप खुश हो जाओगे। क्यों? 10 तो यहां से मिल गए, 100 यहां से मिल गए, 50 रुपए खर्च हो रहे हैं। समझ में फायदा है कि नहीं? अगर जेब से खर्च होता तो कभी नहीं जाते आप लेने। जाते क्या? नहीं जाओगे। अब ऐसे क्या है? अब SiO2 से बोला यार तुम ऐसे क्यों नहीं बोले? वीक बॉन्ड बना तो कोई बात नहीं बेटा, लो एनर्जी ले लो। हीट कर दिया उसे। अब हीट करोगे तो बाहर से एनर्जी मिल गई। तो जो एनर्जी बॉन्ड के थ्रू वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था, वो बाहर से एनर्जी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? आराम से। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर इसको हम SiO2 को हीट करेंगे तो ये गैस में जाएगा, और गैस में जाएगा तो कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, और सॉलिड में ये ऐसा रहेगा। SiO2 को आप हीट करोगे तब जाके वो गैस में जाएगा। बहुत ज्यादा हीटिंग लगती है, बहुत ज्यादा।
2000-3000 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ता है, तब जाके वो बेचारा बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा सिग्मा ब्रेक करके पाई में आता है। हाँ, अगर कोई बोल दे SiO2 गैस, तो हम ये बात करेंगे, और SiO2 सॉलिड या SiO2 बोले, अब आपसे बोल दिया SiO2, तो आप क्या लेके चलोगे? अभी आपको क्या समझाया? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या होता है? ये सॉलिड। समझ में आया? तो इसमें फाइट नहीं करना है कि सर SiO2 अकेला लिखा था ब्रैकेट में तो कुछ था ही नहीं, क्या है कुछ नहीं, तो सर बोनस, हमने सर गैस मान लिया, हमने सर सॉलिड मान लिया। कुछ नहीं बोला जाए तो रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे SiO2 क्या होता है? सॉलिड। समझ में आया? देखो जल्दी, तो अगर हम इसको हीट कर देंगे SiO2 को बहुत ज्यादा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, और कोवलेंट लेटिस ब्रेक होके आपका किस में आ जाएगा बेटा? SiO2। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेटिस। मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेटिस। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। जैसे CO2 क्या होता है? एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा। जैसे आपसे बोला जाए, ऐसे ही इन जनरल बोल रहा हूँ, ये कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है, तो क्या बोलोगे? कोवलेंट लेटिस। ये किससे कनेक्ट है? आयनिक बॉन्ड से। आयन। अब ड्राई आइस में क्या होगा? एक CO2, दूसरा CO2, तीसरा CO2, ऐसा मिलके इसने सॉलिड बना दिया, तो इसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर लेटिस। मॉलिक्यूल की लेटिस है तो मॉलिक्यूलर लेटिस। समझ में आया? जैसे एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक CO2 दूसरे CO2 किसी बॉन्ड से कनेक्ट है। अगर ये एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए पूरा का पूरा, तो क्या कहलाएगा? कोवलेंट। आयनिक से कनेक्ट होगा तो आयनिक। और अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट नहीं है किसी भी बॉन्ड से, फिर भी वो सॉलिड में, तो क्या बोलेंगे उसे? मॉलिक्यूलर लेटिस। चलो, तो आगे समझ में? ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो अपन ने 3 पॉइंट लिखे हैं, कौन सा? P4, S8 और SiO2। SiO2 तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चा ये वाला आंसर करके आता है। कौन सा वाला? ये वाला। आगे चल के ये दूसरी जगह और यूज होगा। हटाते हैं इसको। तो अपन इसको हीट कर देंगे तो अपन एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे, एक्स्ट्रा सोर्स आ गया, तो ये आराम से गैस में चला जाएगा, और ये ड्राई किसमें बन जाएगा आपका बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा। लेटिस ब्रेक करके मॉलिक्यूलर फॉर्म। लेटिस मतलब सॉलिड लेयर स्ट्रक्चर। अगर सॉलिड लेयर स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड से बना है तो कोवलेंट, आयनिक से बना है तो आयनिक, अगर उसके अंदर से मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर लेटिस। क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो आपने उसकी बात कर ली थी, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी वगैरह देखी थी ना। 15-14 ग्रुप की हाइड्राइड स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी लिखा था कि नहीं लिखा था? पहले देखो, ऐसे नहीं करने यार। अभी एक क्लास हुई है, 2 महीने बाद तो बोलोगे बॉन्डिंग पढ़ाया ही नहीं था, है? दिखाओ 2 महीने जैसे ही, अब बोले 4 महीने बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर सर पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है। तो लिखा था नहीं कब ने? कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड HCl लिखा है। चल बेटा, ये जो नोट्स में है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। और याद रखने का तरीका मैं बताते जा रहा हूँ, वैसे याद रखना है लॉजिकली। सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम बहुत बड़ा है इसका, तो थ्योरी एकदम छोटी सी कोई। देखो, ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ये कोई बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ये बॉन्ड बन गया है, ये अरेंजमेंट बताती है बॉन्ड कैसे अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एंड एटम।
ये आपको किसके बारे में ये नहीं बताएगी कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, भाई बॉन्ड जैसे बनना था बन गया। अब एटम जो है वो कैसे अरेंज होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो किसके बारे में बताती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर। ये बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 1 क्यों बना रहा है, ऑक्सीजन 2 क्यों बना रहा है, सल्फर 2 4 6 क्यों बना रहा है। ये बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी, किसके बारे में देगी, ये देगी आपकी अरेंजमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ एटम। It gives the information about the arrangement of atom in a molecule. It gives the information about arrangement of atom in a molecule. एक मॉलिक्यूल में एटम कैसे, जैसे अपन ने बोल दिया यार, ऐसे बोल दिया पानी बनाना है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, पानी बहुत परेशान कि बताओ क्या क्या बना दिया मुझे, किसी ने हाथ खींच दिए, किसी ने टेढ़े कर दिए। तो एक पर्टिकुलर मैनर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बनाने का। अब किसी ने मन किया ऐसे लोग बगल में ही बना दिए, तो पानी अब दुखी नहीं हुआ यार, बताओ यार कैसे बना दिया, एक जैसे मन हो रहा है वैसे खींच दे रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा एटम का। तो देखो इस तो ऐसा नहीं कुछ भी बना देना है। तो इन्होंने ये बोला, ये देखो नाम से ही आ रहा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अच्छा बताओ, आपको इतना तो पता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगाता है कि नहीं लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता है। तो आप तो मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कोई एक एटम है, एटम के पास बहुत सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक बॉन्डेड है, एक डबल बॉन्डेड है, ऐसे सब है कि नहीं है। तो ये बताओ ये आपस में रिपल्सन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अच्छा बताओ, कोई भी सिस्टम है, उसमें अगर इंटरनल लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है, तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। वो स्टेबल कब होगा कोई भी सिस्टम, जब खींचातानी में नहीं हो, रिपल्सन कम हो, लड़ाई भड़ाई कम हो रही हो, तो सिस्टम अपने आप स्टेबल होगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा। देखो स्टेबल होने के दो तरीके, एक तो क्या है बॉन्ड बना लो, एक क्या करो बेटा बॉन्ड बना लो। और बॉन्ड बनाना और साथ में अरेंजमेंट भी मैटर करेगा, साथ में ये भी मैटर करेगा कि अरेंजमेंट कैसा है। आपने क्या किया, आपने क्या बोला ऑक्सीजन से कि भाई आपने बोला ऑक्सीजन से एक काम करो 2 बॉन्ड बना लो, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए। अब किसी में आपने हाइड्रोजन को ऐसा रखा, किसी में हाइड्रोजन को ऐसा रखा, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा बॉन्ड इसमें भी है, बॉन्ड इसमें भी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसमें है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसमें आएगी, मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरी ये बोलती है कि हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आसपास कुछ इस मैनर में अरेंज करेंगे कि उनमें रिपल्सन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्सन। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या बोलती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे अरेंज करते हैं न्यूक्लियस के अक्रॉस कि उनमें क्या हो, रिपल्सन मिनिमम। रिपल्सन मिनिमम कैसे होगा, दूर दूर। अब दूर दूर मतलब सर एक काम करो, इस बॉन्ड को उठा के यहां रख दो, दूर हो गए। दूर का मतलब क्या है, दूर मतलब एंगल से मेजर किया जाएगा। देखो जैसे ये है, एक एटम है, देखो एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक एटम में एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक एटम में एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। तो आप किसमें मिनिमम रिपल्सन लगेगा, 1 2 3, किसमें मिनिमम रिपल्सन, थर्ड वाले में। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट 180 पे है सबसे ज्यादा रिपल्सन। देखो ऐसा नहीं है इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग सब में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बॉन्ड के अकॉर्डिंग भाई सबने 2 बनाए, बराबर होना चाहिए, सबने 2 बनाए, बराबर होना चाहिए। लेकिन ये स्टेबल ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये अरेंजमेंट में जीत गया, अरेंजमेंट में जीत गया। इसमें अरेंजमेंट ऐसा हुआ है कि जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन मिनिमम है, मिनिमम है।
समझ में आ रहा है? तो अपन धीरे धीरे अपन थ्योरी के लिखेंगे, पहले अपन को फील आना चाहिए अंदर से कि हो क्या रहा है। अब बॉन्ड तैयार है, बॉन्ड से जितनी स्टेबिलिटी आनी थी वो आ चुकी है। अब किस पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है? अरेंजमेंट पे। तो अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन मिनिमम मतलब एंगल मैक्सिमम। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अब सेकंड पॉइंट, अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर देखो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर सिंगल, डबल, ट्रिपल। लॉन पेयर बोले तो लॉन पेयर, एक लॉन पेयर हो सकता है और एक हो सकता है अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अकेला, एक अकेला इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकता है? पेयर बॉन्ड का भी हो सकता है, लॉन पेयर भी हो सकता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखना आपने क्या बोला, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यही बात चल रही है, मिनिमम रिपल्सन। यही तो बोला है वैलेंस सेल ने। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है? मिनिमम दी रिपल्सन बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये सब करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज इन सच अ वे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल या मैक्सिमम एंगल। मतलब क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एंगल। अब इनमें भी एक पैटर्न चलता है। अभी बताओ आप, तो सिंपल मुझे एक एटम है, एक एटम है, एटम में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एक लॉन पेयर। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है? दो एटम के बीच में सिचुएटेड है। ये भी ऐसे समझो, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। इसको क्या बोलते हैं अपन? एलपी। इसको क्या बोलते हैं? बीपी। बीपी। तो मुझे बताओ ज्यादा रिपल्सन कौन प्रोवाइड करेगा? बॉन्ड पेयर की लॉन पेयर? बॉन्ड पेयर की लॉन पेयर? लॉन पेयर हमेशा ज्यादा देगा। क्यों? कोई काम नहीं है, बेला बैठा है तो क्या करें? दूसरों को परेशान करो, यही तो काम है लॉन पेयर। जो आदमी खाली बैठा है उसका काम क्या है? कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उंगली करते रहो। तो अब ऐसे क्या है, ये बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम टेक्निकली बात करें, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम ने अपने साइड खींच लिया है। बॉन्ड बनाएगा तो दूसरे साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? और दूसरे साइड जाएगा तो इस एटम से हटेगा कि नहीं हटेगा? इस एटम से हटेगा तो रिपल्सन भी कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाएगा? अगर हम रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन का ऑर्डर क्या आना चाहिए? लॉन पेयर। और बॉन्ड पेयर में कौन आना चाहिए? लॉन पेयर। लॉन पेयर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन देगा? लॉन पेयर। उसके बाद बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर में भी कौन सा? सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डबल में? डबल में। अब आपको सोचो, एक ऐसा है और एक और ऐसा। अब देखो, जैसे अपन ने ये बनाया, एक ना कोई एक एटम है, इस पे लॉन पेयर है, इस पे लॉन पेयर है, ये डबल, ये डबल, ऐसा है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन ये देगा। उसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा। तो रिपल्सन का ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा सबसे ज्यादा लॉन पेयर। क्या रहेगा? सबसे ज्यादा लॉन पेयर। लॉन पेयर के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, और सबसे कम अकेला इलेक्ट्रॉन। सबसे कम अकेला इलेक्ट्रॉन, सबसे कम अकेला इलेक्ट्रॉन। तो ये रिपल्सन का ऑर्डर आता है। जैसे मान लो अपने पास ऐसा है बेटा, ऐसे है,
इसको बोल रहा हूं R1, इसको बोल रहा हूं R2, इसको बोल रहा हूं R3। ये क्या है बेटा? रिपल्सन है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन को कौन कौन देगा? R1। दोनों ही खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं, लड़ाई झगड़ा, रिपल्सन। फिर कौन सा आएगा? R2, उसके बाद R3। यही ऑर्डर आएगा रिपल्सन का। चलो, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी किस पे काम करती है? अरेंजमेंट में। और एटम को हम इलेक्ट्रॉन बैलेंसी सेल पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि मिनिमम रिपल्सन। मिनिमम रिपल्सन मतलब मैक्सिमम एंगल। तो हम मैक्सिमम एंगल देने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, इसको ये बताओ, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये बताओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, रिपल्सन का ऑर्डर क्या आएगा? ये भी लड़ने को बैठा है, ये भी लड़ने को बैठा है, तो दोनों ही खाली बैठे हुए हैं। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन लगाता है और दूसरा भी सबसे ज्यादा निकलता है, और दोनों ही सबसे ज्यादा लगाने वाले ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे। इसमें ज्यादा लगाता है, ये कम लगाता है, तो ओवरऑल रिपल्सन कम आएगा। और दोनों ही कम लगाते हैं तो रिपल्सन सबसे कम आएगा। ये ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सबसे ज्यादा लोन पेयर का रिपल्सन लगता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अगर ओवरऑल कंपेयर करो तो ये आएगा। मान लो दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, और दोनों ही बॉन्ड पेयर, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका? LLP, फिर LPBP, फिर BBBP। ये ओवरऑल अपना रिपल्सन आ जाए। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास कोई एक एटम है, एटम एक रहेगा। अब इसमें मुझे दो इलेक्ट्रॉन पेयर डालने हैं। आप सोच भूल जाओ बॉन्ड पेयर है कि लोन पेयर, बस हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। अगर मुझे दो डालना है, देखो एक डालना है तो कहीं भी डाल लो, कोई टेंशन नहीं। अब दो डालने हैं, सबसे पहले दो, एक यहाँ, अब दूसरा कहाँ डालूं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो? जस्ट 180 पे, 180। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा? दो। तो कैसे बनाओगे? ए, एंगल कितना हो जाएगा? 180। और क्या बोलोगे? लीनियर। क्या नाम दोगे बेटा इसे? लीनियर। ये हो गया। तीन होंगे तो तीन है, एक दो तीन, 120। कितना बेटा? 120 इलेक्ट्रॉन पेयर। 120 क्या बोलोगे इसे? कोई बात नहीं, हो जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर, एक ट्रायंगल पे लाई करेगा, क्या बोलेंगे उसे अपन? ट्राइगोनल प्लेनर। याद रखना बेटा, ये जल्दी लिख लो। क्या बोलोगे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को डालना है तो ऐसे डालोगे, देखो 1 2 3, ऐसे आ जाएंगे। देख रहा है ये? ऐसे आ जाएंगे। 120 पूरा एक ट्रायंगल जैसा बन गया। इन तीनों आउटर सरफेस को मिलाओ, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और एक प्लेन में लाई कर रहा है तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। चलो, तीसरा, सर अगर 4 आ जाएंगे तो क्या होना चाहिए? नहीं, 90 से भी ज्यादा एंगल ले आऊंगा मैं। टेट्राहेड्रल सुना है? ऐसे एक और पेन दो, देखो ऐसे, देखो देख रहा है ये?
ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है ये, ऐसे ऐसे मतलब देखो ऐसे दिखा है। तो ये वाली लाइन आपकी साइड आती हुई दिख रही है, जो लाइन आपकी साइड आती हुई दिख रही है उसको बड़ा कर दो, और जो आपसे पीछे जा रही है उनको छोटा कर दो। ऐसे समझ में आया? देखो ऐसे दिख रहा है, 3 1 2 3, तो ये आपकी साइड आती हुई दिख रही थी, ये हो गया, और 2 पीछे जा रही हैं और एक ऊपर, ये ऊपर ऐसे। तो ये मालूम कैसे बनती? ये बनती है टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, हेड्रल मतलब फेस, 4 फेस वाली ज्योमेट्री। देखो एक फेस ये बन जाएगा, देखना कैसे टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं इसको। 1 2 3, इन तीनों को मिलाओ तो एक ट्रायंगल जैसा बनेगा फेस। ऐसे इन तीनों को मिलाओगे एक फेस, इन तीनों को मिलाओगे एक फेस, और एक नीचे वाला फेस, 4 हो गए। चारों फेस आपस में सेम मतलब आइडेंटिकल है, जैसे जैसी इसकी ज्योमेट्री रहेगी वैसी इसकी रहेगी। तो क्या बोलोगे इसे? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना आएगा? लो बेटा, इसको हम बोलेंगे एंगल, बोलोगे एंगल बोलोगे आप। ये जो सभी एंगल बराबर होते हैं, थीटा आएगा 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री। सभी बराबर होते हैं, ये भी उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही रहेगा, ये भी। इसको ऐसे ही बना देते हैं टेट्राहेड्रल। देखो ऐसे, ऐसे भी लिया होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे टेट्राहेड्रल बना होता है। 4 कितने? 5 दिमाग नहीं लगाओ, लिखते जाओ बस, उसके बाद दिमाग लगाना है याद रखने में। अब कैसे बनाते हैं इसको? 5 को, 5 को बनाने का तरीका है, 5 को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? 1 2 3, 3 का बेस लेते हैं। 3 का बेस लिया, 3 का बेस लिया, 1 2 3, तो ये किस में आ गए? एक प्लेन में आ गए। और एक ऊपर और एक नीचे। देखो ऐसे लिया, ऐसे हो गया, ऐसे लिया अपन ने। और एक पेन देखो ऐसे, ये लिया, एक ऊपर आ गया और एक नीचे। तो 3 एक प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे। सर इसका आप नाम क्या है? पिरामिड सुना है? पिरामिड कैसे होता है पिरामिड? देखो अब ये देखना, बात नहीं करो। जैसे ये है पिरामिड, ऐसे बनाओगे पिरामिड विद, बात नहीं है यार, कितनी बात करते हो। ऐसे भी पिरामिड होता है, पिरामिड तो यार ऐसे भी बनता है, ये भी तो पिरामिड है। सबको पिरामिड बोलोगे। अब पिरामिड मालूम कैसे जाना जाता है? उसके बेस से। इसका बेस कैसा है तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलोगे? पेंटागोनल पिरामिडल। पिरामिड किससे जाना जाता है? उसके बेस से। बेस से, जो जैसा बेस रहेगा वैसे ही अपन पिरामिड बोल देते हैं। इसको क्या बोलोगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिड। इसको क्या बोलोगे? पेंटागोनल। अगर 6 का है तो हेक्सागोनल, 7 का है तो हेप्टागोनल। तो बेस के नाम से पिरामिड जाना जाता है। अच्छा अब आप सोचो, बात नहीं करो, पहले ये बताओ, आपने एक ऐसा पेन लगाया, लगाया है पेन। अब देखो ये पिरामिड जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जब इनको कनेक्ट करोगे तो एक ऊपर एक नीचे एक नीचे, पिरामिड बना कि नहीं बना? और ऐसे ही अब नीचे जाएगा तो नीचे भी तो पिरामिड बनेगा। जैसे मान लो ये आपने ये जैसे ऐसे, इसको ऐसे सोचो बेटा, ऐसे देखो, आप ऐसे सोचो कि अपने पास ये एक पिरामिड ऊपर बन गया, देखो बन गया ऊपर पिरामिड। ऐसे ही पिरामिड एक नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो उठाओ यार उसको, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऊपर कैसा पिरामिड है? ट्राइगोनल। कैसा है बेटा? बददुआ लग रही है, टाइम हो गया लग रहा है। सर अब छोड़ दो, क्यों? यही है क्या? हाँ सर, अब नहीं गिरेगा।
अब कुछ भी लग जाए, अब पूरा इंतजाम है। चलो अब इसको क्या बोलोगे, 6 बताओ। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बोलोगे, बाई। और कैसा है, ट्रायंगल का, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्राइगोनल। अगर एक ही पिरामिड होता, मान लो सिर्फ ऊपर होता, तो क्या बोलते, ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बोलोगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या, किसको, इस वाले को, अरे यार ये बेस बना दिया, ये बेस हो गया कि नहीं हो गया। एक ऊपर ले गए तो ये ऊपर वाला पिरामिड दिखने लगा, दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। अब ये एक नीचे ले गया तो ये नीचे वाला पिरामिड दिखने लगा, देखो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बेस ट्रायंगल का है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बोलोगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।